वेलकम बैक गाइस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज क्लासेस। तो हमारी चार टाइप की स्टोरेज क्लासेस होती हैं एंड चलो देखते हैं पहली कौन सी स्टोरेज क्लास होती है। तो पहली स्टोरेज क्लास हमारी होती है एक्सटर्नल। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, मेरी एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास होती है। अब ये कैसे लिखते हैं हम, ये एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास हमारी होती है वेरिएबल्स के लिए जो कि कहीं और डिफ़ाइन हो रखे हैं। जैसे कि अगर मैं एक्सटर्न इंट एक्स लिखता हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरा जो ये इंट एक्स है ये बाद में कहीं डिफ़ाइन होगा या फिर किसी और फाइल में है, या फिर अगर मुझे सिंपल एग्जांपल देखना है तो अगर मैं इसको यहाँ डिफ़ाइन कर दूँ इंट एक्स इक्वल टू 10, तो ये मेरा जो एक्सटर्न इंट है ये डिक्लेरेशन मेरा एक्स के लिए हो गया। इसका मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का मतलब होता है कि जो भी मेरा वेरिएबल है एक्स वो कहीं और डिफाइंड है। इस केस में जैसे हम देख रहे हैं ये हमने मेन के बाद इसे डिफ़ाइन किया है। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि अगर हमने अगर मेन के बाद x इक्वल टू 10 किया है तो ये यहाँ पे एक्सटर्नल लिखने की ज़रूरत क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम डेफिनेशन को मेन के बाद लिख रहे हैं। अगर मैं डेफिनेशन को मेन के पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, तो मुझे ये एक्सटर्न के बिना भी अवेलेबल होगी वैल्यू, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ, x इक्वल टू, अब ये मेरा 10 प्रिंट कर देगा। 10 प्रिंट हो गया मेरा। ये फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा लिया है मैंने रिज़ल्ट का, और हेलो वर्ल्ड एक्स मेरा प्रिंट हो गया। और यहाँ पे अगर मैं देखूँगा, अगर मैं एक्सटर्न को हटा देता हूँ तब भी मेरी एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल हमारा हमने मेन से पहले डिफ़ाइन किया है। बट अगर मैं इसको मेन के बाद डिफ़ाइन करूँगा तो ये मुझे मेन में अवेलेबल नहीं होगा। ये हमें एरर दे रहा है कि x वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, तो उसे स्कोप में लाने के लिए हमें एक्सटर्न लिखना पड़ेगा। तो ये मेरी स्टोरेज क्लास हो गई एक्सटर्न टाइप। और इसका मीनिंग ये होता है कि उसकी डेफिनेशन कहीं और है, मतलब बाद में आएगी या कहीं और है, कोई और फाइल में है, या फिर अभी बाद में हमें दिखेगी। तो जैसे ये हमने एग्जांपल देखा है, क्योंकि हमारे पास एक ही फ़ाइल है तो इसलिए हमने ये वाला एग्जांपल लिया है। तो हमने क्या किया है, जो एक्स को है वो डिफ़ाइन कर दिया है बाद में मेन के, ताकि हम ये एक्सटर्न करना पड़े हमें। ये एग्जांपल के लिए लिया है हमने। जनरली क्या होगा कि तुम्हारा एक्स किसी और फाइल में होगा डिफ़ाइंड, और ये तुम दूसरी फाइल में जब तुम इसे एक्सेस करना है तो उसे हम एक्सटर्न करके कंपाइलर को बोल देंगे कि इसकी जो डेफिनेशन है वो दूसरी फाइल में है। और ये हमारी एक स्टोरेज क्लास होती है। और जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ग्लोबल वेरिएबल्स को पहले मेरे वीडियो में, कि इसका जो स्कोप होता है और जो लाइफ टाइम होती है एक एक्सटर्न वेरिएबल की, ये मेरी ग्लोबल वेरिएबल कह लो, एक्सटर्न वेरिएबल कह लो इसको, दे मीन द सेम थिंग। और इसकी जो लाइफ टाइम होता है वो मेरा पूरे प्रोग्राम की लाइफ टाइम तक अवेलेबल होता है। मतलब जब तक प्रोग्राम मेरा चलता रहेगा किसी फंक्शन में मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ ये होती है इनकी जो इनिशियलाइजेशन होती है। जैसे अगर मैं x को इनिशियलाइज़ नहीं करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 10 दी है, इनिशियलाइज़ कर दिया, अगर मैं इसको नहीं करूँ तो इसकी इनिशियल वैल्यू 0 होती है। तो ये मेरा स्टोरेज क्लास हो गया एक्सटर्नल। अब हम देखते हैं दूसरा स्टोरेज क्लास। दूसरा स्टोरेज क्लास मेरा होता है स्टैटिक, स्टैटिक स्टोरेज क्लास। और स्टैटिक वेरिएबल्स भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं वीडियो में। अगर इफ़ यू वांट टू सी देम यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट, या फिर मेरे चैनल की होम पेज पे जाके यू कैन सर्च। और स्टैटिक वेरिएबल भी मेरा हम ऐसे लिखते हैं, स्टैटिक इंट वाई हो गया, ये मेरा स्टैटिक वेरिएबल हो गया। और स्टैटिक वेरिएबल मेरे जनरली दो टाइप के होते हैं। जैसे कि उसको हम ग्लोबल मतलब फंक्शंस के बाहर भी उसको हम लिख सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल को,
और एक स्टैटिक वेरिएबल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंट z। तो ये जो स्टैटिक स्टोरेज क्लास होती है, इसके जो वेरिएबल होते हैं उनका लाइफ टाइम होता है वो ब्लॉक जिसमें वो डिफाइंड है। जैसे ये हमारा लाइन नंबर 5 पे जो स्टैटिक इंट y है, तो y का लाइफ टाइम हो गया इस पूरी फाइल में, ये हमें अवेलेबल रहेगा जब तक हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ इसमें while1 लगा दूँ, while1 लगा दूँ, और यहाँ पे सपोज मैं हेलो करता रहूँ, यहाँ पे हेलो, तो ये मेरा हमने देखा ये while1 हमारे कहने का मतलब होता है कि इन्फिनिटी तक चलता रहेगा कंटिन्यूसली। और जब तक ये चलता रहेगा हमारा y का जो स्कोप है, y की वैल्यू हम एक्सेस करते रहेंगे, कर सकते हैं। और अगर वो देखना है हमें तो हम यहाँ इसके अंदर यूज़ भी कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है हमें, बट मतलब ये दिखाने के लिए कि इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं y को भी एक्सेस कर सकता हूँ और मैं z को भी एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो x, y और z को ये देखो इन्फिनिटी तक एक्सेस कर देते हैं, हेलो फ्रॉम मेन। तो इनका स्कोप मतलब एंड ऑफ प्रोग्राम तक होता है। जब तक हमारा प्रोग्राम चलेगा तब तक हमें स्टैटिक स्टोरेज वाले वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन उतनी स्कोप में। जैसे कि ये y जो है हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास है और इसकी जो लाइफ टाइम है ये हमारे सारे फंक्शंस में अवेलेबल रहेगा इस फाइल के अंदर। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है एक्सटर्न और स्टैटिक में। स्टैटिक मतलब उस फाइल में ही हमें, अगर हमने फंक्शंस के बाहर लिखा है स्टैटिक, इसको डिटेल में मतलब एक ऑलरेडी वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो इन केस तुम्हें वो रेफ़र करना है तो यू कैन रेफ़र दैट। और यहाँ पे जस्ट उसको रीआइटरेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम ये स्टैटिक स्टोरेज क्लास डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो y वेरिएबल है ये हमें सारे फंक्शंस में अवेलेबल रहेगा इस फाइल की, जब तक मेरा प्रोग्राम का लाइफ टाइम रहेगा। और जो ये मेरा z है ये मुझे सिर्फ मेन में ही अवेलेबल होगा, क्योंकि हमें इसे मेन के अंदर डिफ़ाइन किया है। तो इसका स्कोप ब्लॉक, जिस ब्लॉक में ये डिफाइंड है उसी के अंदर तक रहता है। तो हमने मेन के अंदर डिफाइन किया है तो मेन के अंदर मुझे पूरी लाइफ टाइम में अवेलेबल रहेगा। वाई मैंने फंक्शंस के बाहर किया है तो सारे फंक्शंस में अवेलेबल रहेगा जब तक मेरा प्रोग्राम चलता रहेगा। और इंटरेस्टिंगली जैसे देखो मैंने अगर वाई यहाँ पे इनिशलाइज नहीं किया है तो वाई की भी इनिशियल वैल्यू 0 आई है और जी की भी वैल्यू 0 आई है, क्योंकि एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास की तरह हमारी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है स्टैटिक स्टोरेज की वो हमारी 0 ही होती है एक्सटर्न की तरह। और यहाँ पे अगर मैं इनको इनिशलाइज कर दूँ तो ऑब्वियसली इनकी वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी 1 2 3। सॉरी, यहाँ पे हमने ये एक्चुअली सिर्फ इसकी डिक्लेरेशन है, तो इसकी डेफिनेशन में हमें वैल्यू देनी होगी, तो इसको मैं x=1 यहाँ कर दूँगा। और डेफिनेशन वर्सेस डिक्लेरेशन का भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा ताकि क्लोजली विल सी द डिफरेंस कि इनिशियलाइजेशन वर्सेस डिक्लेरेशन, सॉरी नॉट इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन वर्सेस डेफिनेशन हमारे क्या डिफरेंसेस होते हैं उसमें। बट लेट्स कंटिन्यू विद आवर करंट डिस्कशन। तो मेरा स्टैटिक स्टोरेज क्लास हो गया और मेरा थर्ड स्टोरेज क्लास होता है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारे सपोज़ मेरे पास एक फंक्शन है सम, हमने ऑलरेडी इसको देखा हुआ है। सिंपल सा फंक्शन होता है हमारा जो हमारे 2 इंटीजर्स लेता है और उनका सम हमें रिटर्न कर देता है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंट सी और सी इक्वल ए प्लस बी मैंने कर दिया और रिटर्न सी कर दिया। तो ये जो मेरे लोकल वेरिएबल्स होते हैं ये रिटर्न सी कर देगा। तो मेरे ऑटोमेटिक स्टोरेज
हम जनरली लिखते नहीं हैं। जैसे हमने एक्सटर्न स्टोरेज के लिए हमने एक्सटर्न कीवर्ड यूज़ किया है, स्टैटिक स्टोरेज के लिए हमने स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया है, ऑटोमेटिक स्टोरेज के लिए हम कोई कीवर्ड यूज़ नहीं करते हैं। और ये ऑटोमेटिकली मतलब अप्लाई करता है हमारे लोकल वेरिएबल्स के लिए। जैसे कि मैं ये फंक्शन में देखूँगा तो सी मेरा एक लोकल वेरिएबल है, और लोकल वेरिएबल होने के साथ साथ ये मेरा ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास होती है लोकल वेरिएबल की। और हमने ये भी ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये जो हमारी डिक्लेरेशंस हैं आर्ग्यूमेंट्स की इस फंक्शन की बी ए और बी, ये भी हमारे लोकल वेरिएबल्स की ही तरह एक्ट करते हैं, और इनकी भी स्टोरेज क्लास ऑटोमेटिक होती है। और ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये मतलब ऑटोमेटिकली इनकी स्टोरेज क्लास असाइंड होती है ऑटोमेटिक। और अगर हम ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की इनिशियल वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो इनिशियल वैल्यूज़ गार्बेज होती हैं हमारी। मतलब कि अगर हम इनिशियलाइज, जैसे हमने इंट सी किया है, अगर मैं इसको यहाँ प्रिंट करूँगा तो इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो ही हो सकता है कि ज़ीरो भी हो सकती है, बट हम बता नहीं सकते कि कंपाइलर क्या वैल्यू हमें देगा। ये मेरा सी हो गया। और तो यहाँ पे अगर मैं सी को प्रिंट करूँगा तो सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, जो भी हम इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं वो वैल्यू हमारी सी की हो सकती है। और नेसेसरली ज़ीरो नहीं होंगी, बट एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास और स्टैटिक स्टोरेज क्लास में डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर हम कुछ असाइन नहीं करते हैं तो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो ही होती है स्टैटिक और एक्सटर्नल के केस में। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के केस में ऐसा नहीं है, जो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है अगर हम इनिशलाइज़ नहीं करते हैं उसे, जैसे कि हम लाइन नंबर 11 में इसको इनिशलाइज़ कर रहे हैं, इनिशलाइज़ नहीं, इसको हम असाइन कर रहे हैं एक्चुअली वैल्यू लाइन नंबर 11 में। इनिशलाइजेशन तो तब होता है जैसे कि हम इनिशियली उसको कोई वैल्यू देते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ इक्वल टू ये 1 कर देता हूँ तो ये मेरी इनिशियलाइजेशन हो गई, मतलब कि जैसे ही मैंने उसको डिक्लेयर किया मैंने उसके अंदर वैल्यू डाल दी। तो ये तो मेरा हो गया ऑटोमेटिक वेरिएबल की गार्बेज वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, वो गार्बेज होती है। गार्बेज का मीनिंग होता है कि कुछ भी हो सकती है, मतलब कि वो डिफाइंड नहीं है, कुछ भी हो सकती है, जो भी रेंज है मतलब वेरिएबल की उसमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। और इसका जो लाइफ टाइम होता है, जो स्कोप है और ये कब तक अवेलेबल है, ये बेसिकली तभी अवेलेबल होता है जब हमारा फंक्शन कॉल होता है। और इनका स्कोप फंक्शन के अंदर ही होता है और ये फंक्शन के अंदर ही हम इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर ये फंक्शन कॉल नहीं होगा तो ये हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जो कि हम लोकल वेरिएबल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो फंक्शन के जिस फंक्शन के अंदर वो डिफाइंड है वो वहीं पे हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो ए बी और सी हम सिर्फ फंक्शन के अंदर ही इनको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये थी हमारी ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। और लास्ट स्टोरेज क्लास मेरी होती है रजिस्टर, जो कि हमने अभी रिसेंटली एक वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये हमारी 4 स्टोरेज क्लासेस हो गई। और जैसा कि हमने रजिस्टर वाले वेरिएबल्स वाले वीडियो में डिस्कस किया था, रजिस्टर हमारा फंक्शंस के लोकल वेरिएबल्स और उसकी आर्ग्यूमेंट्स के लिए ही हम ये वाली स्टोरेज क्लास यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और जब मैंने ये रजिस्टर स्टोरेज क्लास यहाँ पे लिख दिया है तो इसका मतलब ये है कि अब इसकी ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास नहीं रह जाएगी। मतलब एक ही स्टोरेज क्लास में आ सकता है वेरिएबल। तो जैसे ही अगर हम यहाँ रजिस्टर स्टोरेज क्लास मेंशन करेंगे तो ये ए और बी की स्टोरेज क्लास हमारी रजिस्टर हो जाएगी। और सिमिलरली हमने देखा था कि हम जो डिक्लेयर्ड होते हैं हमारे लोकल वेरिएबल्स फंक्शंस के अंदर, उनके लिए भी हम रजिस्टर स्टोरेज क्लास यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये मेरे ए बी और सी ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की बजाय रजिस्टर स्टोरेज क्लास के वेरिएबल्स हो गए। और जो कि हमने डिस्कस किया था कि तीनों अदर जो स्टोरेज क्लासेस है मेरी, एक्सटर्नल, स्टैटिक, ऑटोमेटिक, तो इन वेरिएबल्स की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब कि अगर हम कुछ असाइन नहीं करते हैं तो क्या वैल्यू होती है वेरिएबल की। तो रजिस्टर की भी हमारी वैल्यू गार्बेज होती है, मीनिंग ये कुछ भी हो सकती है, नेसेसरली ज़ीरो नहीं होती, ज़ीरो भी हो सकती है, 1 कुछ भी हो सकती है, जो भी रेंज में हमारी वैल्यूज़ हो सकती हैं उनमें से कुछ भी वैल्यू हमारी हो सकती है। और हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रजिस्टर वेरिएबल्स होते हैं उनका जो स्कोप होता है या लाइफ टाइम होता है वो मेरा फंक्शन के अंदर ही होता है, क्योंकि ये अप्लाई होता है लोकल वेरिएबल्स के लिए, ये हम ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस स्टोरेज क्लास को।
तो ये हमारी चारों स्टोरेज क्लासेस हो गई, एक्सटर्नल, स्टैटिक, ऑटोमेटिक, रजिस्टर। और इस वीडियो में हमने ये भी देख लिया कि भाई इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होती हैं और इनका लाइफ टाइम क्या होता है। तो ये हमारा जो स्टोरेज क्लासेस का डिस्कशन है ओवर हो गया। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।